नमस्कार मेरे साथियों। आज आप सभी को एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट क्लास 10 ज्योग्राफी का क्लास लेके आया हूँ, जो आपका खंड को जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। एमएस लोनिका टीचिंग इंस्टीट्यूट, जो खंड आपका जल संसाधन, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आंसर किया जाएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों को इस प्रकार से है। देखिएगा कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? वृहद क्षेत्र में, बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या कहा जाता है? देखिए, ये जो वृहद क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है जल के, और जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? ठीक है ना। बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण जल को क्या बोला जाता है? बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण क्या बोला जाता है? इसे नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी को क्या बोला जाता है? नीला ग्रह। याद रखिएगा, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कहता है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है? तो महासागर में जो निहित है आपको 96 ठीक है ना, 5%। ये जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर आपका आपको, ठीक है ना, 96.5% क्या आ जाएगा? महासागर में निहित है आपका। देश को बांधो किसने भारत का मंदिर कहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अधिक पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? भारत का मंदिर भारत से संबंधित है। देश के बांध को भारत का मंदिर किसने कहा है? देश के बांधों को भारत का मंदिर किसने किया है, कहा है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कहा है? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो प्राणियों के शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो आपका 65%। कितना परसेंट होता है? 65% प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा होती है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो बिहार में अति दोहन से आर्सेनिक का, किसका? आर्सेनिक का। किसका? आर्सेनिक का मात्रा बढ़ा है। ये आपका 5 वैकल्पिक क्वेश्चन था, जिसे कराने का काम किए हैं, और बहुत ही अति महत्वपूर्ण था। आप लोगों को क्लास के साथ क्वेश्चन आंसर भी पूरा करवाया जाएगा, इसलिए इस चैनल पर अस्थायी रूप से आप सभी बच्चे बने रहें। और आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। अब जो होगा वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में है बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर करेंगे। कहता है बहुउद्देशीय परियोजना का अर्थ है कि एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति किया जाए। मतलब एक ही परियोजना को जोड़कर और उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। जैसे बाढ़ को नियंत्रण किया जाए। क्या किया जाए? बाढ़ नियंत्रण हो, मृदा अपरदन पर रोक हो, पेयजल हो, और सिंचाई हेतु जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों का जलापूर्ति, परिवहन, नौकायन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन का विकास आदि, ये सब बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित है। उसके बाद है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था नदी घाटी परियोजना कृषि, औद्योगिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा नगरीय व्यवस्था का क्या है? समृद्ध रूप से विकास कर सकेगी। ये है इनका कहना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो लघु बहुउद्देशीय जो परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय जो परियोजना है का जो अर्थ है, एक ही परियोजना को पूर्ण कर उससे बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, जिससे बाढ़ के नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, मृदा अपरदन पर उससे बहुत से उद्देश्य की पूर्ति किया जाए, जैसे बाढ़ नियंत्रण, उद्योगों को जलापूर्ति, परिवहन, नौकायन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, पर्यटन का विकास
आदि। आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखे। जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं। जल संसाधन के अनेक उपयोग है, जैसे पीने के लिए जल संसाधन का उपयोग आपका पीने के लिए। उसके बाद देखिए क्या क्या काम है। उसके बाद है पीने के लिए, शौच के लिए, उसके बाद है नहाने के लिए जल का उपयोग बताया जा रहा है। भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की साफ सफाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, साथ साथ औद्योगिक उपकरणों में भी जल संसाधन के उपयोग है। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता है। भोजन के बिना आदमी हफ्तों जीवित रहता है, लेकिन जल के बिना 1 या 2 दिन भी जीवित रहना कठिन है। जबकि भारत की जनसंख्या त्वरित गति से बढ़ी और बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार है जल की उपयोगिता के बारे में, जल के उपयोग के बारे में। जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं, जैसे पीने के लिए, शौच के लिए, नहाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, घर और कपड़े की साफ सफाई के लिए, खेतों की सिंचाई के लिए, साथ साथ औद्योगिक उपकरणों में जल संसाधन के उपयोग है। यदि जल संसाधन नहीं हो तो उपयुक्त में से कोई काम संपन्न नहीं हो सकता है। भोजन के बिना आदमी हफ्तों जीवित रहता है, लेकिन जल के बिना 1 या 2 दिन भी जीवित रहना कठिन है। जबकि भारत की जनसंख्या त्वरित गति से बढ़ रही है। आगे देखिए, अंतरराज्य। अब हम लोग जो पढ़ेंगे अंतरराज्य, ध्यान देंगे। अंतरराज्य जल विवाद से क्या कारण है। अंतरराज्य जल विवाद का क्या राज है, मतलब क्या कारण है। अंतरराज्य जल विवाद के कारण है कि नदी एक राज्य से ही नहीं अनेक राज्यों से होकर बहती है। पहले पड़ने वाला राज्य यदि बांध बना लेता है तो उससे आगे वाले राज्य या राज्यों को जल नहीं मिल पाता है या कम मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज सर्वत्र जल का खपत बढ़ा है, इसी कारण राज्यों में परस्पर जल विवाद होते रहते हैं। देखिए, जल विवाद का क्या कारण हुआ है, फिर से समझिए। अंतरराज्यीय जल विवाद के कारण है कि नदी एक राज्य से ही नहीं अनेक राज्यों से होकर बहती है। अब पहले पड़ने वाला जो राज्य है बांध बना लेता है, उससे आगे वाले राज्य को पानी रोक दिया जाता है, जल नहीं मिल पाता है या कम मिलता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज सर्वत्र जल का खपत बढ़ा है और इसी कारण राज्यों में परस्पर जल विवाद रहता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहता है जल संकट क्या है। जल संकट, जल का संकट क्या है, देखिए। कहता आवश्यकता के मुताबिक जल की प्राप्ति नहीं होना जल संकट कहलाता है। अच्छा बात है, आवश्यकता के मुताबिक अगर जल की प्राप्ति नहीं हो पाता है तो जल क्या कहलाएगा, संकट कहलाएगा। आवश्यकता के अनुसार अगर जल की प्राप्ति नहीं हो पाती है तो जल संकट कहलाएगा। हम सभी जानते हैं कि महासागरों में भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा अधिक होती है। मतलब महासागरों में क्या होता है, भूमि की अपेक्षा जल की मात्रा क्या महासागर में अधिक है। यह नवीकरणीय भी है, फिर भी उपयोग योग्य जल की कमी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल की कमी का दंश झेलना पड़ता है। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को भी जल का दंश झेलना पड़ता है। मुंबई महासागर में भी स्थिति वैसे ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षण के कारण जल संकट की स्थिति उपस्थित हो जाती है। ताल तलैया सूख जाते हैं और भूमि जल स्तर नीचे भाग जाते हैं और जिससे हैंडपंप काम नहीं कर पाते हैं और कम गहरे में सूख जाते हैं। इसी स्थिति को जल संकट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जल संकट कहते हैं। क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन कीजिए। भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन, यानी यहाँ पर भारत की जो नदी है उनके प्रदूषण का वर्णन करने की बात किया जा रहा है। भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन, भारत की नदियों के प्रदूषण का वर्णन करने की बात किया जा रहा है। भारत की नदियों के प्रदूषण की बात किया जा रहा है। तथा भारत की नदियों का प्रदूषण एक आम बात हो गई है। भारत की नदियों का जो प्रदूषण है वो एक आम बात हो गई है। नगरों की जो नालियों को, देखिए, नगरों की जो
नालियों को नदियों में गिराया जाता है। इससे नगर की गंदगी यहाँ तक कि मल भी नदियों में पहुंच जाते हैं और अनेक नगरें चमड़े की सफाई का काम होता है और चमड़े का अवशिष्ट जल नदियों में पहुंच जाता है और खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशी दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाती है और यही सब कारण है जिनसे क्या होता है, भारत की नदियां प्रदूषण के शिकार हो जाती है। इस प्रकार से ये भारत की नदियों का प्रदूषण का वर्णन किया जाता है। भारत की नदियों का प्रदूषण का जो बात है वो आम बात हो गई है। आम बात होने के कारण है नगरों की जो नालियां को नदियों में गिराया जाता है। नगरों की नालियों को कहाँ गिरा दिया जाता है? नदियों में गिरा दिया जाता है। इससे नगर की गंदगी यहाँ क्या होता है कि मल भी नदियों में पहुंच जाते हैं। अनेक नगरों में चमड़े की सफाई का काम होता है। चमड़े का अपशिष्ट जल की नदियों में पहुंच जाता है और खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशी दवाएं वर्षा जल के साथ नदियों में पहुंच जाते हैं। यही सब कारण है कि जिससे भारत की नदियां प्रदूषण का शिकार बनते जा रहे हैं। तो आज आपका खंड का जल संसाधन का क्वेश्चन आंसर था, जो आप सभी बच्चों को हित को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने का काम किया गया है। तो मैं चाहूंगा आप लोग MS लुनिका टीचर्स को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें और जो बच्चे जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू दिखे। कंटिन्यू क्लास आपका जारी रहेगा और पूरा क्लास करवाया जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे शेर और शेरनियों।